ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक केस में ईडी की एंट्री हो चुकी है। रायपुर के चर्चित ड्रग्स स्कैंडल की जांच में अब नया मोड़ सामने आया है। कथित ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक से जुड़े मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। एजेंसी इस पूरे नेटवर्क में ब्लैक मनी का इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों के लेन देन की परतें खोलने की तैयारी में है। तो देखिए, जब ये मामला सामने आया, लगातार सुर्खियों में रहा, कई तरह के सवाल उठे और ड्रग्स को लेकर भी छत्तीसगढ़ में जो मामला था वो गहराता गया। ईडी ने मामले से जुड़े दस्तावेज, चार्जशीट और अन्य रिकॉर्ड की कॉपियां पुलिस से मांग ली है। पुलिस इससे पहले ही कोर्ट में चार्जशीट पेश कर चुकी है और मामले का ट्रायल जारी है। ईडी की एंट्री के बाद उन लोगों में काफी बेचैनी बढ़ गई है जिनके नाम अब तक सार्वजनिक नहीं हो चुके हैं। यानी कि मामले में कई लोगों की संलिप्तता थी, लेकिन अभी तक कई लोगों के नाम ऐसे भी हैं जो सार्वजनिक नहीं हो पाए हैं। जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि ड्रग्स के काले कारोबार से कमाए गए पैसे कहां और किस तरह ठिकाने लगाए गए। साथ ही उन लोगों की भूमिका की जांच के दायरे में आ सकती है जो इस गैंग से सीधे या फिर परोक्ष रूप से जुड़े रहे हैं। अब देखिए, मामला सामने आया था 2025 में। इस मामले का खुलासा हुआ था 23 मई का दिन था, माफ कीजिएगा 23 अगस्त का दिन था 2025 को। पुलिस ने हर्ष आहूजा, मोनू बिश्नोई, दीप धनोरिया को एमडीएमए के साथ गिरफ्तार किया और पूछताछ के बाद जो नाम सामने आया वो चौंकाने वाला था, क्योंकि नाम सामने आया था नव्या मलिक का। इसकी भूमिका का खुलासा हुआ था और इसके आधार पर पुलिस टीम ने मुंबई में कार्रवाई की, उसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद कई लोगों के ऐसे नाम सामने आए जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाए हैं। अब इसी मामले पर ईडी ने दस्तक दी है। नव्या मूल रूप से रायपुर के कटोरा तालाब क्षेत्र की रहने वाली है। जांच में सामने आया कि वो कथित तौर पर शहर की कई हाई प्रोफाइल पार्टियों और निजी आयोजनों में ड्रग्स की सप्लाई करती थी। आरोप तो ये भी है कि वो खुद भी ऐसे आयोजनों में पहुंचकर ड्रग्स मुहैया कराने का काम करती थी। ये तमाम जो सवाल थे वो जब पूछताछ हुए तो और भी चौंकाने वाले आए, क्योंकि मोबाइल और डिजिटल नेटवर्क से ये पूरा कारोबार संचालित होता था। अब पुलिस की जांच में क्या सामने आया वो भी जान लीजिए। पुलिस के अनुसार नव्या ने इस कारोबार के लिए एक संगठित नेटवर्क तैयार कर लिया था, जिसे मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल माध्यमों से संचालित किया जाता था। जांच एजेंसियों का मानना है कि समय के साथ उसका संपर्क प्रभावशाली लोगों तक पहुंच गया था और इसी नेटवर्क के जरिए ड्रग सप्लाई का जो दायरा था उसे लगातार बढ़ाया जा रहा था। यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। पुलिस जांच में नव्या को मास्टरमाइंड माना गया है। नव्या, जिसका नाम जब एमडीएमए के साथ लोगों की गिरफ्तारी हुई, नाम सामने आया और उसके बाद मास्टरमाइंड में भी इसी का नाम सामने आया है। अब तक की जांच में, पुलिस जांच में नव्या मलिक को पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड माना गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब्त किए गए 3 मोबाइल से कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई थी और जांच में खुलासा हुआ था कि नव्या का संपर्क करीब 850 प्रभावशाली लोगों से था। अब जरा सोचिए, छत्तीसगढ़ में संलिप्त 3 लोगों के पहले नाम सामने आते हैं, जब पूछताछ होती है मास्टरमाइंड का पता चलता है और नाम आते हैं 850, जिसमें नेता, कारोबारी, होटल संचालक, क्लब प्रबंधन से जुड़े लोग और शहर के रसूखदार परिवार के सदस्य शामिल थे। यानी कि ये जो 850 से ज्यादा लोगों के नाम सामने आए थे वो इन सभी बड़ी हस्तियों में शामिल रहे हैं या फिर बड़े नामों में शामिल रहे हैं। जांच के दौरान एक विधायक के रिश्तेदार का नाम सामने आया था, जिसका जिक्र अभी तक सामने नहीं हो पाया, उसका नाम सामने नहीं आ पाया। होटल कारोबारी था, ऑटोमोबाइल कारोबारी था, इंजीनियर, डिजाइनिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों के नाम थे जो सामने आए थे। पुलिस ने दावा किया था कि 850 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान हुई है जो ड्रग्स का सेवन करते थे। पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ बात हो रही है, सिर्फ राजधानी रायपुर की नहीं, क्योंकि जब ये मामला सामने आया पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा हुई, कई जगह छापेमारी हुई, कई लोगों के नाम सामने आए, कई नाइट क्लबों के मैनेजर और बाउंसर भी इस नेटवर्क का हिस्सा पाए गए। और इसके अलावा नव्या के विदेश दौरों और उसके साथ यात्रा करने वाले कुछ रईसजादों की जानकारी भी जांच एजेंसियों को मिली थी। इन सभी का नाम जब सामने आया तो ये जांच की गई कि क्या ये सेवन करते थे और उनमें से 850 में जो सवाल का जवाब था वो सिर्फ हाँ था। हाई प्रोफाइल केस में अब तक नव्या मलिक है, अयान परवेज है, विधि अग्रवाल है, ऋषिराज टंडन, सोहेल खान, जुनैद अख्तर, हर्ष आहूजा, मोनू बिश्नोई, दीप धनोरिया समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये सब इसी मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि वर्तमान में सभी आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब देखिए, जमानत मिलने के बाद कई तरह के बात सामने आई कि जमानत मिल गया, लेकिन क्या केस खत्म हो गया? लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ईडी ने अब इसमें दस्तक दी। चार्जशीट में मंगेतर की भूमिका का भी खुलासा हुआ है। पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में यह बड़ा खुलासा हुआ और चार्जशीट के अनुसार ये जो पूरा नेटवर्क था पुलिस के हत्थे से चढ़ा, क्योंकि नव्या मलिक का मंगेतर अयान परवेज उससे दूरी बनाना चाहता था। ये सब पर्सनल बातें भी पूछताछ के दौरान सामने आई थी। ब्रेकअप के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलने पर उसने दिल्ली से ड्रग्स की खेप आने की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई थी और उसके बाद खुलासा हुआ
नव्या मलिक का। हालांकि ये जो पर्सनल जानकारी थी, ये भी जानकारी के तौर पर सामने आई है जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। चार्जशीट में ये भी जिक्र है कि रान खुद भी कथित तौर पर नव्या के साथ मिलकर ड्रग्स कारोबार में शामिल रहा है, लेकिन जब अनबन हुई तो शिकायतों का दौर शुरू हो गया। हालांकि पुलिस ने मामले को 9 आरोपियों तक ही सीमित रखा है। जांच के दौरान जिन रसूखदार लोगों के नामों की चर्चा हुई थी, उनका चार्जशीट में कोई जिक्र नहीं। अब देखिए, ईडी के एंट्री के बाद मनी ट्रेल नेटवर्क की जांच होगी। एजेंसी ने चार्जशीट तो मांग ली है, इन्वेस्टिगेशन से जुड़े दस्तावेज भी मांग लिए हैं। अब चार्जशीट में सामने आया जो रहस्यमयी नाम, वो भी जान लीजिए। 9 आरोपियों के अलावा एक और नाम बार बार जिक्र किया गया। दस्तावेजों में इस शख्स को ग्लोरी टू दी गॉड के नाम से संबोधित किया गया। हालांकि उसकी वास्तविक पहचान क्या है, ये अब ईडी की जांच में ही खुलासा हो पाएगा, क्योंकि इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। आखिर ये इंसान कौन था और किस तरह से उसकी भूमिका इस केस में रही है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा जब ईडी जांच करेगी। हालांकि जो संदिग्ध नाम है उसे लेकर भी कई तरह की बात सामने आ रही है। कॉल रिकॉर्डिंग की जब ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, उसमें भी कई बातों का जिक्र हुआ, जैसे कि कितना ग्राम उन्हें जो ड्रग्स है वो चाहिए, तमाम तरह की जो लेन देन की बातें होती थी उसका भी खुलासा पुलिस ने किया है। लेकिन अब इसी मामले पर अब ईडी जांच करेगी। ईडी की दस्तक के बाद ये केस फिर से एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगा और इस मामले को लेकर जो जांच होगी वो और भी चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि अभी जितने नाम सामने आए थे, 850 लोग थे, उनकी भूमिका थी, वो ड्रग्स सेवन करते थे, जो हाई प्रोफाइल नाम थे वो भी इसमें शामिल थे। हालांकि उनको जमानत मिल चुकी है, लेकिन हो सकता है कि ईडी की एंट्री के बाद, ईडी की दस्तक के बाद ये जो नाम है उनको फिर से बुलाया जाए, ईडी की टीम उनके घर जाए या फिर डॉक्यूमेंट्स चेक करे, उनको बुलाकर पूछताछ हो सकती है और उसके बाद उस पूछताछ में कई तरह की बातें सामने आ सकती है। फिलहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर आप अपनी राय बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन सा एंगल ये केस लेने वाला है, क्योंकि ईडी की दस्तक के बाद ये जांच का दायरा और बढ़ जाएगा और जांच में तेजी आ सकती है।